हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टैक्स। सो टैक्स के अगर हम लोग डेफिनेशन की ओर जाते हैं कि अगर सवाल आता है कि टैक्स क्या चीज है, तो टैक्स एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में कोई डायरेक्ट बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है, जिससे जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक वेलफेयर का जो काम या फिर अदर जो गवर्नमेंट मेंटेन करने का जो काम है उसको निभाता है। इसके बदले में कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट इनडायरेक्ट बेनिफिट में क्या अंतर है? डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब आप किसी दुकान में जाइएगा, दुकानदार को कहिएगा 10 रुपया देकर के कि मुझे एक 10 रुपया वाला बिस्किट दीजिए, तो वो 10 रुपया वाला बिस्किट आपको डायरेक्टली दे देगा, पैसा के बदले में बिस्किट दिया। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का आप टैक्स देते हैं और बोलते हैं बदले में मुझे कुछ डायरेक्टली दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बहुत सारा काम करता है, जैसे आप लोग रोड देखते होंगे और भी बहुत सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट अपना जो जितना भी नागरिक है सबको। तो ऐसा इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो सकता है। कभी कभी बिजली जो है कुछ लिमिट तक फ्री कर देता है, कभी पानी फ्री कर देता है, और भी बहुत सारा प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत आदमी को घर दिया जा रहा है ताकि जो गरीब है उसको घर मिले। ठीक है, आपको जो रोड मिल रहा है यहाँ पर, रोड सिर्फ मात्र अमीर आदमी लोगों के नहीं है कि अमीर आदमी उसमें गाड़ी चलाएगा, गरीब आदमी भी चल सकता है उसमें। तो ये सब के लिए एक बराबर बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है कि टैक्स का मतलब होता है ऐसा कंपलसरी पेमेंट जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है, कोई भी नागरिक के द्वारा, कोई कंपनी के द्वारा, या फिर कोई रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सिंपल समझिएगा यहाँ पर एक चीज कि डेफिनेशन का टाइम में हम लोग तो टैक्स का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब टैक्स का डेफिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आता है टैक्सेशन। बहुत आदमी को लगता होगा कि टैक्सेशन और टैक्स दोनों एक चीज है, पर ऐसा नहीं है। टैक्सेशन और टैक्स का डेफिनेशन पर जाएंगे तो टैक्स का मतलब तो हम लोगों को पहले मालूम चल गया कि टैक्स एक पेमेंट है गवर्नमेंट को जो कि दिया जाता है, लेकिन टैक्सेशन ऐसा चीज नहीं है। टैक्सेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ इम्पोजिंग टैक्स। जो टैक्स है उसको इम्पोज करने के एक्ट को, जो कि टैक्सिंग अथॉरिटी मतलब क्या? जो अथॉरिटी टैक्स को इम्पोज करता है। कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट इम्पोज करता है, वेदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वेदर वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अभी ज्यादातर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी बहुत ज्यादा पावर है। जब टैक्सिंग अथॉरिटी किसी पर टैक्स इम्पोज करता है तो उस एक्ट को ही हम लोग कहते हैं टैक्सेशन। ये था बेसिक अंतर टैक्स और टैक्सेशन का बीच में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि टैक्स जो है किस चीज पर लगता है। टैक्स जो है किस चीज पर लगता है? टैक्स किसी के इनकम पर लग सकता है, कोई प्रॉपर्टी पर लग सकता है। टैक्स जो है आप कुछ खरीद बिक्री करते हैं उसके ऊपर लग सकता है। टैक्स जो है आपका जो मान लीजिए आपके पास कोई गिफ्ट आता है जिसका वैल्यू जो है प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर है, कोई बड़ा गिफ्ट है, अभी अमूमन जो है 50,000 से ऊपर का कोई गिफ्ट आता है आपको, तो वो गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लग सकता है। तो ये सारा टैक्स कोई सर्विस के ऊपर लग सकता है कि आप कुछ सर्विस लेने गए, कुछ सर्विस जो है वो आपको लेना है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। कोई गुड्स, कोई सामान के ऊपर लग सकता है। तो ये जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जिस चीज के ऊपर टैक्स लगता है, वेदर वो आपका इनकम हो, वेदर वो आपका प्रॉपर्टी हो, कोई गिफ्ट हो या फिर सर्विस हो या फिर कोई सामान हो जिसको हम लोग इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं टैक्स बेस। अगर आपसे प्रश्न आए कि टैक्स बेस से आप क्या समझते हो, तो उसका सीधा साधारण आंसर है कि जिस चीज के ऊपर टैक्स लगता है, चाहे वो इनकम हो, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, जिस चीज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग टैक्स बेस। टैक्स का डेफिनेशन जाना, हम लोग टैक्सेशन का डेफिनेशन जाने, टैक्स बेस के बारे में जाने। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा टैक्स के हिस्ट्री की ओर जाते हैं। टैक्स का जो इतिहास है उस इतिहास की ओर अगर हम जाते हैं कि टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन आया कहां से। बहुत जन बोलते हैं कि 1860, बहुत जन बोलते हैं कि 1961। अलग अलग राय है, लेकिन अगर हम लोग कौटिल्य के लिखे गए अर्थशास्त्र की ओर जाएं, कौटिल्य यानी कि उसका दूसरा नाम चाणक्य भी है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य ने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र बुक में पूरा टैक्स जो है और टैक्स का अलग एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में बताया गया कि टैक्सेशन क्या है। उसको हम लोग अब कर अगर कहेंगे, आपको टैक्स का दूसरा नाम हिंदी में कहते हैं हम लोग उसको कर, तो वो प्राचीन लगेगा, आप लोगों को तब समझ में आएगा। वो जो कर सिस्टम है, वो जो कर प्रणाली है, वो कर प्रणाली जो है वो बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। हम लोग बात करते हैं लगभग 320 या 327 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व का बात करते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था।
उस समय जो है मनुस्मृति और अर्थशास्त्र को अगर हम लोग खंगालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि टैक्स जो है बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। उस समय जो होता था, उस समय किसान जो है जमींदार को टैक्स देता था। अब जमींदार जो है वो जमींदार जो है राजा को टैक्स देता था, राजा जो है महाराजा को टैक्स देता था। उस वक्त जो है अलग अलग सिस्टम था, उस हिसाब से टैक्स चलता था, लेकिन टैक्स जो है बहुत पहले से ही आ चुका था। हम लोगों ने सुना है कि राजा जो है अपने प्रजा से कर वसूलते थे, या फिर सुल्तान जो है अपना जो आवाम है उससे कर वसूलता था। सो ये टैक्स प्रणाली बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। लेकिन और एक बात है कि इसको हम लोग स्ट्रक्चर वाइज मॉडर्न इंडिया के हिसाब से देखें, जो हम लोग, ये तो प्राचीन काल का बात हो गया कि पहले जो है किस तरह से टैक्स जो है वसूल किया जाता था, टैक्स कहाँ पर था। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र बहुत ही विकसित और देश को बहुत, जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसको विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सो उस प्राचीन काल से हटकर अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया की ओर आते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो एक सवाल आता है कि ये जो गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट टैक्स को क्यों इम्पोज करता है, टैक्स क्यों लगाता है, व्यक्ति से टैक्स क्यों लेता है। गवर्नमेंट का बहुत सारा इनकम का सोर्स है, फॉर एग्जांपल रेलवेज है, बहुत सारा गवर्नमेंट का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा गवर्नमेंट का कंपनी है। सो इसके अलावा भी पब्लिक से टैक्स क्यों लेता है, इसका देखिए मेन जो है वो मेन बहुत सारा रीजन है, इसका बहुत सारा कारण है। मेन इसका 3 रीजन है। सबसे पहले तो आप समझिए कि गवर्नमेंट को टैक्स लेने का ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है कि इट इज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एक सोर्स है, इट इज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। मतलब क्या, गवर्नमेंट जो कमाता है वो तो मालूम है कि गवर्नमेंट का बहुत सारा कंपनी है, रेलवेज है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का है, उससे गवर्नमेंट इनकम कर रहा है। लेकिन उसके अलावा भी इतना में गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा देश को चलाना, या फिर कोई भी छोटा से छोटा देश भी हो उसको चलाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को इम्पोज करता है ताकि वो जो अपना खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा हो गया, बहुत सारा रोड बन रहा है, बहुत सारा हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है, कुछ फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज समझ लीजिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारा देखिएगा सरकारी जो अस्पताल होता है, कुछ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे गवर्नमेंट जो है बहुत सारा आपका स्कूल्स होता है, गवर्नमेंट स्कूल। और इसके अलावा भी गरीबों को सहायता करना, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का, और भी बहुत सारा योजना है, बहुत सारा प्लान है, जिसमें क्या होता है, जिसमें गरीबों की मदद किया जाता है। और इसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप हो गया, कुछ मनरेगा जो है, मनरेगा में काम चल रहा है, उसमें कुछ पैसा दिया जा रहा है मजदूरों को। सो इतना सारा एक्सपेंडिचर है, इसके लिए कुछ तो रेवेन्यू चाहिए, कुछ तो राजस्व चाहिए। तो ये राजस्व जो है सरकार का राजस्व का एक जरिया है, पहला चीज। दूसरा, कुछ इकोनॉमिक गोल्स, गवर्नमेंट का कुछ इकोनॉमिक गोल्स होता है, उस इकोनॉमिक गोल्स को पूरा करने के लिए भी टैक्स लेता है। ये कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा दे या घटा दे, अगर बढ़ा दे या घटा दे तो इसका इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट जो है अगर टैक्स रेट को बढ़ाए तब क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ने से आदमी को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा टैक्स के हिसाब से, और बचत जो है आदमी का कम होगा। बचत कम होने से क्या होगा, वो खरीदारी करने के टाइम में मोल भाव करेगा, मोल भाव करने से ही इन्फ्लेशन जो है नीचे जाता है। आदमी क्या करता है, अपना सामान का दाम कमा लेता है, क्योंकि मालूम है उसको कि आदमी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो जो है मोल भाव करके ले रहा है, तो चीजों के दाम जो है कमता है, यानी कि इन्फ्लेशन भी कमता है। यहाँ पर क्या समझ में आया कि अगर हम लोग टैक्स रेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो कम सकता है। कैसे कम सकता है, क्योंकि जब भी आदमी मोल भाव करने जाएगा, जब भी आदमी के पॉकेट में कम पैसा बचेगा, तब क्या होगा, तो इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कमता जाएगा। और अगर क्या करेगा, अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट को बढ़ाने के बजाय टैक्स रेट को घटा दे, तब क्या होगा, आदमी को कम टैक्स देना पड़ेगा। कम टैक्स देने से क्या होगा, उसका बचत ज्यादा होगा, बचत ज्यादा होने से क्या होगा, वो खर्चा जो है वो खर्चा करने के योग्य उसके पास इनकम हो जाएगा, और वो जाएगा क्योंकि उसके पास में पैसा है, वो सीधा जाकर के जो है मोल भाव उतना अच्छा से नहीं करेगा जितना अच्छा से पहले करता था, वो सीधा जाके जो सामान जो है खरीदने चला जाएगा। या फिर ऐसा होता है कि हम लोग देखे होंगे ज्यादातर मॉल्स वगैरह हम लोग देखे होंगे कि मॉल्स वगैरह में क्या होता है, वहां पर ज्यादा सामान का मोल भाव नहीं होता, जिस दाम में आपका प्रिंटेड रेट है उसी में आपको खरीदना पड़ता है। तो क्या होता है, जब ज्यादा पैसा होता है आदमी के पास में, मोल चला जाता है, ना कि वो बाजार जाता है। कभी कभी देखिएगा आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जिसके पास में थोड़ा कम पैसा है वो जाता है ऐसा दुकान, ऐसा बाजार में जहां पर जो है उसका सामान का जो है दाम का मोल भाव कर पाए। लेकिन अगर किसी इंसान के पास में ज्यादा पैसा है, वो क्या करता है, वो जहां जो बड़े बड़े दुकान है उसको मालूम है, और बड़े बड़े दुकान में फिक्स रेट ही रहता है,
उसको मालूम है कि वहाँ अच्छा सामान मिलता है, उसके पास पैसा है, अच्छा सामान लेना है वो लेके आ सकता है। दूसरा बात है कभी कभी मॉल चला जाएगा, वहां पर तो और ज्यादा जो है एसी चार्ज वगैरह चार्ज कर लेता है, आपको तो मालूम है अच्छे से। तो ऐसा होता है, यानी कि क्या होगा, उसके पास जैसे ही हम लोग इनकम टैक्स रेट को कम किए, उसका पास पैसा ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा होने से क्या होगा, वो इन्फ्लेशन की ओर जो है मार्केट को अग्रसर करेगा, यानी कि उस समय जो है महंगाई दर जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि वो जो मोल भाव है वो मोल भाव कम कर रहा है, बार्गेनिंग जो है बार्गेनिंग वो कम कर रहा है, और मार्केट को मालूम चल गया है कि अभी लोगों के पास में है पैसा ज्यादा है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। तो ये इकोनॉमी कुछ गोल्स भी हो सकता है गवर्नमेंट का इनकम टैक्स लगाने के पीछे। दूसरा बात क्या है, इनकम टैक्स और अदर टैक्स का भी बात कर रहा हूं मैं, दोनों एक साथ है। और इसके अलावा भी और भी क्या हो सकता है, और भी बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है। एक चीज होता है कि रेवेन्यू अलोकेशन या रिसोर्सेज, रेवेन्यू नहीं, इसको रिसोर्सेज अलोकेशन बोलना अच्छा रहेगा। रिसोर्सेज अलोकेशन, आप लोग देखिएगा समाज में जो है सारे व्यक्तियों का आय जो है एक समान नहीं है, किसी का आय मिलियन के ऊपर है, किसी का आय बिलियन के ऊपर है, किसी का आय जो है 100 रुपया से भी नीचे है, एक दिन का मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जिसके पास में ज्यादा पैसा है, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट उससे टैक्स लेकर के जिसके पास कम पैसा है उसको देने की कोशिश करेगा। बहुत सारा योजना हो सकता है, उस योजनाओं के जरिए देने की कोशिश कर सकता है। मतलब क्या, मतलब इकोनॉमिक एक, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, जो अमीर है वो और अमीर बनता ना जाए, जो गरीब है और गरीब बनता ना जाए, एक स्टेबिलिटी आए, एक समाज का प्रति जो कर्तव्य होता है वो भी पूरा कर पाए गवर्नमेंट। यानी कि सिंपली जो जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे कुछ पैसा लेकर के जिसके पास कम पैसा है उसको देने की कोशिश करना, ये क्या हो सकता है, इसको कहते हैं रिसोर्सेज अलोकेशन। ये रिसोर्सेज अलोकेशन के द्वारा ये भी एक उद्देश्य हो सकता है गवर्नमेंट का टैक्स लगाने के पीछे। और आपको तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत सारा एक्सपेंसेस रहता है गवर्नमेंट का, बहुत सारा खर्च रहता है, तो ये सोर्स है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जिससे गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर को पूरा कर पाए। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया में जो है वो टैक्स स्ट्रक्चर जो है, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में जो है वो टैक्स दिखने में कैसा होता है। टैक्स दिखता नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ दिखने में कैसा होता है। सो ये देख लीजिए कि टैक्स जो है इंडिया में दो तरह का टैक्स है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। एग्जांपल बोलने से तो आप बोल देंगे इजीली, क्योंकि एग्जांपल आपको मालूम है कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी आ गया, आपको सबको मालूम है, गुड्स एंड सर्विस का बहुत चर्चा हो रहा है। सो एक चीज अंतर इसको समझिए कि बहुत जन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड किया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहता है, और जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड किया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहता है। ये जो है ये मुकम्मल उत्तर नहीं है इसका, ये पूर्ण आंसर इस चीज का कंप्लीट आंसर नहीं है। हम लोग अगर प्रॉपर डेफिनेशन में देखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक मेन अंतर आता है कि जब टैक्स का बर्डन को, जब टैक्स के बोझ को, टैक्स देने के बोझ को हम दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, जब टैक्स देने के बोझ को हम दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जब टैक्स देने के बोझ को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या, खुद को ही टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देने के बोझ को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यानी कि खुद को ही टैक्स देना पड़ सकता है, इसी को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जब हम लोग टैक्स के बर्डन को दूसरे की ओर ट्रांसफर कर दिए, इनडायरेक्ट टैक्स। जब ट्रांसफर नहीं कर पाए, यानी कि खुद को ही टैक्स देना है, तब हो गया डायरेक्ट टैक्स। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, और दूसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, याद रखिएगा। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि कर का भुगतान, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या हो सकता है, कर को लगाना, यानी कि कर का बोझ, कर को लगाना है, कर को आरोपित करना, कर को किसी के ऊपर देना। सो ये इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब कर का भुगतान,
और इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब कर को पारित करना, कर को लगाना किसी के ऊपर, कर का जो बोझ है वो बोझ देना। सो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का हिंदी में मतलब तो समझ में आ गया। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है यही है कि कभी कभी जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया, माने कि जिसको टैक्स देने है, जिसको ऊपर जिसको भुगतान करना है और जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। फिर से सुनिए, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट माने टैक्स का भुगतान करना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स को लगाना। सो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स जब सेम रहेगा, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया वही टैक्स अगर देगा सेम पर्सन दूसरा के ऊपर बोझ को ट्रांसफर ना करके, तब वो डायरेक्ट टैक्स होगा। जहां पर जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया टैक्स का भुगतान वही करता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जहां पर इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों अलग अलग व्यक्ति पर होता है, दोनों अलग अलग व्यक्ति पर लगाया जाता है। मतलब क्या, मतलब जैसे कर लगाया गया किसी और पर लेकिन भुगतान वो कोई और कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स में होता है जहां पर मान लीजिए एक जीएसटी का एग्जांपल ले लीजिए, इसको हम अच्छे से समझाएंगे आगे चलकर कि आप जो है, आप मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं किसी से, आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट आपने किसी से खरीदा। अब क्या होता है, बिस्किट का पैकेट खरीदने के टाइम आपने उसको जो पैसा दिया, मान लीजिए 10 रुपया पैसा दिया आपने उसको, तो 10 रुपए में टैक्स जुड़ा हुआ है, 10 रुपए में टैक्स जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, टैक्स आपने दिया, आप जो है आप पर लगा टैक्स, टैक्स का बोझ तो आप पर लगा ना। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, आप टैक्स का कर का बोझ आप पर हुआ, मतलब क्या, आपको जो चीज जो है वो 9 रुपया 50 पैसा में मिलने वाला था, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, वो उसको आपने 10 रुपए देकर के खरीदा। अब क्या हुआ, यहाँ पर टैक्स तो आपने दुकानदार को दिया, लेकिन अब भुगतान उसका कौन कर रहा है, गवर्नमेंट को कौन वो टैक्स दे रहा है, वो जो दुकानदार है जिससे सामान खरीदा था उसको दिया, वो फिर अपने ऊपर वालों के दिया। वहां होते 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 लेवल एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी होते होते कर सीधा जाके गवर्नमेंट को जो है ऊपर वाला जो है व्यक्ति देता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल हमको यही समझ में आया कि टैक्स का भार तो दूसरे व्यक्ति पर लगाया गया है, लेकिन भुगतान कोई और व्यक्ति किया, भार किसी और व्यक्ति पर आया और भुगतान कोई और व्यक्ति किया, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब आगे थोड़ा चलते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स किसे किसे कहते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स में आ गया है इनकम टैक्स, दूसरा डायरेक्ट टैक्स में आ गया कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद फिर आ गया इनहेरिटेंस टैक्स, उसके बाद फिर आ सकता है गिफ्ट टैक्स, और भी था वेल्थ टैक्स था, बट वेल्थ टैक्स को मतलब संपदा पर, संपत्ति आपके पास में जो है उसके ऊपर कर लगता है, तो वो वेल्थ टैक्स जो है वो खत्म कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स जिस पर लगाया जाता है भुगतान भी उसी को करना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स जिस पर लगाया जाता है भुगतान भी उसी को करना पड़ता है, इनहेरिटेंस टैक्स मतलब क्या है, इसको हम प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टैक्स या फिर हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स जो है, मतलब क्या, इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब आप सुन लीजिए, इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब होता है कि जब मान लीजिए आपका कोई एंसेस्टर है, आपके पूर्वज, मान लीजिए आपका दादाजी है, आपके दादाजी का एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपका और ट्रांसफर हुआ, ये जो ट्रांसफर हुआ इस पर जो आपको टैक्स देना पड़ा उसी को कहते हैं हम प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टैक्स। गिफ्ट टैक्स का एक लिमिट है 50,000 रुपया, अगर 50,000 रुपया तक आपको गिफ्ट मिलता है तो ठीक है, तब वो छूट मिल जाएगा आपको उस समय, ठीक है। लेकिन जहां आप का जो गिफ्ट का वैल्यू है वो गिफ्ट का वैल्यू 50,000 से ऊपर चला गया, तब क्या होगा, गिफ्ट का वैल्यू 50,000 से ऊपर जाने से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कहीं पर छूट है, अगर आपको शादी में आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो ये नहीं होगा, आपका कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहा है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। सो इसको डिटेल्स में हम बाद में जान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मेन फोकस करिए इनकम टैक्स में। ये इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मेन एक टैक्स है इनकम टैक्स, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स जानेंगे। इन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों में अंतर क्या है,
देखिए इनकम टैक्स जो है कोई इंडिविजुअल या कोई अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है। इनकम टैक्स जो है कोई अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है या फिर कोई इंडिविजुअल के ऊपर लग सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो जब कोई भी कंपनी वगैरह जो है, इसको हम निगम कर कहते हैं, जब भी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ये एक इंडिविजुअल है और ये इस इंडिविजुअल ने एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया है, इस कंपनी को स्थापित किया। अब क्या होता है, ये इंडिविजुअल जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, जितना इनकम इस कंपनी से होगा इसे, उसके ऊपर इसी को टैक्स देना पड़ेगा, ये इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे इसने कंपनी को रजिस्टर्ड करा लिया तो इसका जो इस कंपनी का जो इनकम होगा, इस कंपनी का इनकम पर इसे अलग टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और जो है इस जो व्यक्ति का जो अलग से अगर कुछ इनकम होगा, अलग से जो इनकम आता है, इसको इस कंपनी से अलग जो इनकम आएगा इसका, उस पर इसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है, अब ये कंपनी और इसका जो मालिक है वो अलग अलग हो गया, वो एक नहीं रहा। रजिस्टर्ड होने के बाद में अलग अलग हो गया। रजिस्ट्रेशन से पहले जो है, जब अनरजिस्टर्ड था तब वो एक ही था, तब इससे जो इनकम आता था इसको टैक्स देना वही पड़ता था, इसको अलग से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं था। लेकिन जैसे रजिस्टर्ड हुआ तो इसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ा। सो इसके बाद इनकम टैक्स और इनकम टैक्स को अगर हम लोग और डिटेल्स में जानेंगे तो देखते हैं क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी था, हम लोगों ने समझा। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है। जीएसटी का अलग से मैं क्लास लूंगा, जीएसटी को अलग से मैं समझा दूंगा। जीएसटी का इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो जीएसटी में अलग से क्लास ले लूंगा। अभी हम लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स ये क्या चीज होता है। ये इनकम टैक्स जो है वो कहां से आया, कब से आया। अगर हम इसके हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगालते हैं तो हम लोग चले जाइए 1857 के विद्रोह में, जब जो है भारत में सिपाही विद्रोह चल रहा था। सिपाही विद्रोह चल रहा था, इसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, जहां पर आंदोलन जो है पूरा ज्यादा छिड़ गया था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान के भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन ने घोर विरोध के बावजूद सन 1860 में इनकम टैक्स एक्ट, पहला इनकम टैक्स एक्ट पारित किया, लागू किया। सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स विल्सन ने सन 1860 में ये पहला इनकम टैक्स एक्ट इंडिया का लागू किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कब लागू और किसने लागू किया। इनकम टैक्स एक्ट 1860 सर जेम्स विल्सन ने। इसमें लोगों को इनकम के ऊपर, अपने आमदनी के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ता था। सो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे सर जेम्स विल्सन के इनकम टैक्स एक्ट को, तो ये लगभग 5 साल तक 1965 तक चला। उसके बाद फिर रिपील हुआ, मतलब लगभग खत्म की ओर अग्रसर हुआ, रिपील किया गया 5 साल के बाद। पहले 1 से 1.5 साल में इसका इनकम लगभग 30 लाख रुपए तक हो गया। याद रखिएगा, मैं 1860 के 30 लाख का बात कर रहा हूँ, जो कि अभी से बहुत अलग है। सो घोर विरोध के बाद में सर जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला इनकम टैक्स एक्ट लेकर के आया। उसको लाने के बाद में ये लगभग 5 साल तक चला, फिर रिपील हुआ। रिपील होने के बाद वो सन 1873 में 1873 में पूरी तरह से अबोलिश कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सन 1873 में जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। फिर अंग्रेज सेना को, अंग्रेज शासन को फिर से रेवेन्यू की यानी कि राजस्व की जरूरत पड़ी। सन 1886 में वापस से इनकम टैक्स को लाया गया। सन 1886 में इसलिए लाया गया इनकम टैक्स को क्योंकि अंग्रेज शासन का उस वक्त जो है रूस के साथ में युद्ध छिड़ गया। वो जो वारफेयर था उसकी जो क्षतिपूर्ति के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए सन 1886 में 1886 में सन 1886 में वापस से फिर से इनकम टैक्स एक्ट लेके आ रहा गया। वो लाया लॉर्ड डफरिन ने सन
1886 में वापस से इनकम टैक्स एक्ट फिर से लेकर के आ गया, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक आधार बना। अभी जो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करते हैं वो 1961 है, उसके लिए एक आधार बना। ये बहुत दिन तक चला। जो इनकम टैक्स एक्ट 1886 था वो बहुत दिन तक चला। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। उसके बाद एक्ट बनने के बाद में फिर से सन 1922 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने के बाद में सन 1922 में, ये आज़ादी से पहले की बात है, सन 1922 में फिर से इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट लाया। इसके साथ साथ ही भारत अपने आज़ादी की ओर अग्रसर हुआ। वहाँ पर क्या हुआ सर, उसके बाद फिर सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली। भारत अब एक स्वतंत्र देश था। भारत स्वतंत्र देश बनने के बाद में वो अपने विकास की ओर अग्रसर हुआ, एक मिक्स इकोनॉमी को लेकर के चला। सन 1961 में 1961 में वापस से फिर से इनकम टैक्स एक्ट बना, जो कि अभी हम लोग जिसको फॉलो करते हैं 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको अभी हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि आज़ादी के बाद में इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट बना। अब इनकम टैक्स के इतिहास को यहीं पर रखकर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जब जाएंगे हम लोग तो इनकम टैक्स का जो लॉ है, इंडिया का इनकम टैक्स का जो लॉ है, जो कानून है, इनकम टैक्स का जो कानून है वो किस किस चीजों पर आधारित है। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स का जो कानून है वो किन किन चीजों पर आधारित है। वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर आधारित है, वो इनकम टैक्स रूल 1962 पर आधारित है, वो और भी जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो बीच बीच में अपना सर्कुलर्स इशू करता है, उस पर आधारित है। और बहुत सारे केस लॉज होते हैं, मतलब क्या, मतलब इनकम टैक्स के पर्पस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है, जब यहाँ इनकम टैक्स रूल से हट करके भी अगर कुछ केस आता है और उसमें जो फैसला होता है, उसका जो जजमेंट होता है, उस जजमेंट से भी हम लोग इनकम टैक्स लॉ जो है, इनकम टैक्स लॉ का उस जजमेंट को भी हम लोग सोर्सेस मान सकते हैं। बस अब इसके आगे अब हम लोगों को जानना है कि इनकम टैक्स जो है वो लगता कैसे है, इनकम टैक्स जो है किसी के ऊपर कैसे लगता है, इनकम टैक्स लागू होने का स्टेजेस क्या है। इनकम टैक्स में सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी होता है, देखा जाता है कि आप लायबल टू पे टैक्स है या नहीं। दूसरी बात क्या है, लायबल टू इनकम टैक्स लायबिलिटी देखने के बाद आप असेसमेंट होता है, किस तरह से कंप्यूटेशन करेंगे, आपका इनकम कौन कौन सा हेड से कहां से कितना हो रहा है। अब उसके बाद में जो है कलेक्शन और रिकवरी का काम होता है। पहले क्या हुआ, इनकम टैक्स का स्टेजेस क्या है, इनकम टैक्स का स्टेजेस सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी का बाद आता है आपका असेसमेंट का बाद में आता है कलेक्शन एंड रिकवरी। ये 3 स्टेजेस में जो है इनकम टैक्स का काम हो जाता है। कुछ फीचर्स है इनकम टैक्स के, कुछ फीचर्स है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है हम लोग फॉलो करते हैं, पहला बात। दूसरा बात है, इस इनकम टैक्स में टोटल कुल मिलाकर 5 हेड्स, इस इनकम टैक्स में कुल मिलाकर 5 हेड्स है। मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब इनकम का स्रोत बहुत सारा हो सकता है, इनकम का स्रोत बहुत जगह से इनकम आ सकता है, लेकिन इसको हम लोग कुल मिलाकर 5 ही हेड के अंदर में इसको हम डिवाइड करते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स, उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये अलग अलग हेड्स का कंप्यूटेशन होता है। कंप्यूटेशन होने के बाद में क्या होता है, कंप्यूटेशन होने के बाद में कुछ अगर छूट मिलता है, आपको डिडक्शन अगर मिले तो वो डिडक्शन हम लोग बात देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, इसको हम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो इनकम टैक्स का नॉर्मल रेट निकलता है, उसके फिर असेसमेंट होता है, उसमें सरचार्ज लगता है, एजुकेशन सेस वगैरह लगता है। इसको हम लोग डिटेल्स में आगे जानेंगे जब हम लोग असेसमेंट प्रोसीजर जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा करें।